So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश टमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए आज की क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मीटर ब्रिज को, और आज की क्लास में हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अपना ध्यान सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक बात की जाए, हम अगर बात करें पिछले साल के पेपर्स की, ठीक है, तो हमारे पास अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था मीटर ब्रिज का लास्ट क्लास में, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो कि इसी यूनिट से और इसी के सेम टॉपिक से लगभग है ना, व्हीटस्टोन किरचॉफ के लॉ पर बेस्ड जो हमारे पास जितने भी उपकरण, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज है, चाहे मीटर ब्रिज है, चाहे पोटेंशियोमीटर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पोटेंशियोमीटर से देखने को मिल रहा है, जो है विभव मापी का सिद्धांत लिखिए। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया है, और साथ ही साथ मैं अगर चेक करूं तो 2018 के पेपर में भी विभव मापी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब विभव मापी भी जो है हमारा ये साल दर साल जो है पूछा ही जा रहा है। अगर मीटर ब्रिज नहीं पूछा जाएगा तो पूरे चांसेस हैं कि विभव मापी पूछा जाए। ठीक है, तो 2018 के पेपर में और 2019 के पेपर में और 2020 के पेपर में मीटर सेतु और विभव मापी को बार बार पूछा गया है। विभव मापी मीटर सेतु के साथ साथ अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ सारे एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको सारी चीजों को साथ में कवर अप करवाया है। अब अगर बात करें विभव मापी के बारे में, तो विभव मापी के बारे में कुछ चीजें जो कॉमन रहने वाली है मीटर सेतु से, वो आपको इस प्रकार से दिखेंगी कि इसमें भी एक वायर होता है AB, इसमें भी क्या रहता है, एक वायर रहता है लंबा AB, है ना, और इस वायर को जोड़ा रहता है किससे, वही कॉपर की पट्टियों से। ठीक है, वही कॉपर की पट्टियों से। हालांकि इसका जो कुछ आरेख होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसको हम सर्किट में डालते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सर्किट में डालते हैं, परिपथ में डालते हैं। तो किस तरीके से होता है देखिए जरा, यहाँ से हम एक बैटरी लगा देंगे या सेल लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर एमीटर लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा दिया। तो ये हो गया हमारा परिपथ कंप्लीट। ठीक है, ये जो तार की लंबाई है L होती है। ठीक है, और फिर वही काम करते हैं, यहाँ से एक अदर सोर्स लेते हुए, है ना, फिर जॉकी को यूज करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जॉकी को यूज करते हैं और चेक करते हैं कि इस तार में कहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। लगभग सिमिलर काम है। लेकिन विभव मापी की अगर बात करें, अगर आपका प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विभव मापी आपके पास आ जाए, पोटेंशियोमीटर आ जाए आपके पास, और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि विभव मापी ये विभव को नापने का काम करता है। किसको नापने का, विभव को नापने का। लेकिन इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर में क्या दिक्कत है, वोल्ट मीटर से भी तो हम विभव को नापते हैं। भाई विभव मापी से अगर विभव को नापते हैं तो वोल्ट मीटर से भी तो हम विभव को नापते हैं। तो वोल्ट मीटर ये भी क्या है, वोल्टेज को नापने का काम करता है, यानी विभव को नापने का काम करता है। विभव मापी में क्या चीज अलग है, विभव मापी में एक्यूरेसी है, यानी कि इसको हम बोलते हैं आदर्श। तो एक आदर्श यंत्र के तरीके से हमारे पास विभव मापी काम करता है, लेकिन वोल्ट मीटर में उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर एक्यूरेसी की बात करें, शुद्धता की बात की जाए मापन में, तो वो किस में रहती है, पोटेंशियोमीटर में। तो आप कहेंगे पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी जो है वो विभव को नापने का एक यंत्र है, लेकिन उसमें शुद्धता विभव इसके वोल्ट मीटर से अधिक होती है। समझ में आ गई बात। तो अभी हम क्या बात करेंगे, इसके सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे, इसकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। और कई जगह आपने देखा होगा विभव मापी को इस तरीके से नहीं, इस शेप में दिखाया होता है। तो इन्होंने ए और बी वायर को जो है सीधे ना लेकर के इस तरीके से टुकड़ों में लगाया रहता है। देखो ऐसे, इस तरीके से 4 या 5 वायर होंगे टुकड़ों में। ठीक है, और उनको जोड़ दिया रहेगा, ये इनको जो जोड़ा रहता है यहाँ पर, ये जोड़ा रहता है कॉपर की पट्टी से, ऐसे इस तरीके से। तो इसका ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। तो इसमें हम देख रहे हैं ए बी को हमने सीधा बना रखा है ना, सीधी वायर है। लेकिन एक्चुअल में हमको जो विभव मापी होगा उसमें ये तार सीधी ना होकर के ऐसे
फेरों के रूप में लगेगी और हर एक तार जो है 1 मीटर लंबी होती है। हर एक तार जो है कितनी मीटर लंबी होती है? 1 मीटर। तो मैं दोनों फिगर्स आपको दिखाऊंगा, दोनों फिगर समझाऊंगा। इसके बाद विभव मापी को समझने के बाद, इसका फिगर समझने के बाद, इसका सिद्धांत समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इसके अनुप्रयोग। तो एक क्वेश्चन इसके सिद्धांत से, इसके फिगर से, इसकी वर्किंग से हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसके अनुप्रयोग से। तो इसके दो अनुप्रयोग हैं। एक तो हम दो सेलों की ईएमएफ की तुलना करते हैं और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। तो दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं पिछले साल के एग्जाम में, इसीलिए हम दोनों को डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आगे की चीजों को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, तो मैं जिसके ऊपर बात कर रहा था आपको विभव मापी को, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपकी बुक में, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है, ये सिमिलर है। और इसमें देख सकते हैं हम, देखो ये वायर है, यहाँ से इस तरीके से ये वायर है और इसके बीच में जो है हमने क्या करी है, इसके बीच में पट्टियां आप देख रहे होंगे, तो ये कॉपर की पट्टियां हैं। तो वायर हमने किस तरीके से जोड़ रखी है? कॉपर की पट्टियों से जोड़ रखी है, ठीक है। और बाकी चीजें मैंने कहा था मीटर सेतु में जैसे होंगी लगभग सिमिलर होंगी। तो देखो ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है हमको, है ना, धारा सूचक दिख रहा है। तो बाकी काम जो होंगे सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके हेडिंग पुटअप करते हैं। और ये वाला फिगर जो हमने सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाया है, ठीक है। तो इसको आप दोनों फिगर्स को बनाने की कोशिश कीजिए, दोनों फिगर्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए तो बात करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले लिखते हैं इसका सबसे पहले पुटअप करते हैं विभव मापी की हेडिंग। पोटेंशियोमीटर। ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बच्चों क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही, साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिकल होंगे ना अभी, उनमें भी आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल मिल जाएगा। चलिए तो क्या काम करता है? सबसे पहले विभव मापी क्या काम करता है? यह दो बिंदुओं के बीच, यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को अधिक शुद्धता से, अधिक, या फिर ऐसे लिखो किससे अधिक, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वोल्ट मीटर से किस तरीके से अलग है। को वोल्ट मीटर से अधिक शुद्धता के साथ नापता है। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। तो विभव मापी का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छा होता है। सिंपली बात है भाई, हमको जो ज्यादा अच्छी रीडिंग बताएगा, जो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा काम करेगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर, इसके सिद्धांत के ऊपर। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो सिद्धांत को हम समझने के लिए एक दो रिलेशंस का यूज करते हैं। चलिए, तो क्या आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हमें एक बात पता है कि V जो है वो इज इक्वल टू IR होता है या नहीं होता है? समीकरण 1 बना दीजिए। V इज इक्वल टू IR होता है ओम के नियम से। तथा आप ये भी जानते हैं कि जो R होता है प्रतिरोध, वो क्या होता है भाई? रो L अपॉन A होता है। ये बात भी जानते हैं, है ना। प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और वहां से हमको ये संबंध आता है जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में रिलेशन भी हम इसको कहते हैं। दो रिलेशन हमारे पास आ गए। ठीक है, अब अतः यहां से हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी भाई? V इज इक्वल टू I, और R की जगह पर समीकरण 2 से वैल्यू रख दीजिए, रो L अपॉन A। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझिए, को समझिए जरा। यहां पर आपको क्या चीज समझनी है कि यदि मैं कहूं, यदि
समान परिच्छेद के तार से समान धारा प्रवाहित हो। देखो भाई, दो चीजें समान बोली मैंने, समान परिच्छेद और समान धारा प्रवाहित हो। परिच्छेद क्या होता है भाई? ए, और धारा क्या हो गई? आई, मतलब ये और ये समान हो गए। और आप जानते हैं प्रतिरोधकता जो है वो किसी भी चालक के लिए कांस्टेंट होती है ना? तो ये अपने आप ही कांस्टेंट हो गया। तो जब ये तीनों चीज कांस्टेंट हो गई तो हम ये कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती L, ये कह सकते हैं हम? बताइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं? क्योंकि इसमें देखिए समान धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I कांस्टेंट हो गया। समान परिच्छेद है तार का, इस तार का परिच्छेद समान ही होता है, ठीक है, मोटा पतला नहीं होता है, तो A भी कांस्टेंट हो गया। और रो आप जानते हैं प्रतिरोधकता है किसी तार की, तो वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट होती ही है, ठीक है। तो यहां से हमको रिलेशन मिल गया V अनुक्रमानुपाती L, और यही जो है हमारे पोटेंशियोमीटर विभव मापी का सिद्धांत है, ठीक है। अगर हम यहां से ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है। यहाँ K क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है। K बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन L। तो K को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, जहां K क्या है भाई? विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। देखो ग्रेडियंट के लिए कंफ्यूज मत होना, प्रवणता के लिए, ठीक है। आपने पढ़ी होगी, मैथ्स में पढ़ी होगी प्रवणता, ठीक है। जब अपॉन में लंबाई आ जाए ना, अपॉन में लंबाई या दूरी कुछ आ जाए किसी के, तो उसे हम प्रवणता यानी ग्रेडियंट कह देते हैं। सिंपली अभी इस बात को ऐसे समझ जाओ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। अगर आपने वो पहले नहीं पढ़े हैं तो नो डाउट अभी उनको बस ऐसे ही याद रख लीजिए, आगे आकर के आप उनको समझोगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल विभव मापी का, और इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसमें कुछ चीज लिखवाता हूं। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो किसी, देखो ये रिलेशन हमको क्या बता रहा है, ये वाला रिलेशन जो अभी अभी हमने प्रूफ करा है, ठीक है, हमने प्रूफ करा, ये हमने याद नहीं करा, ये हमने प्रूफ करा। तो हमने क्या प्रूफ करा? हमने ये प्रूफ करा कि किसी भी एक समान प्रतिरोध वाले तार पे, ठीक है, एक समान प्रतिरोध हो गया ना इस तार का, क्योंकि इसकी लंबाई कांस्टेंट है और इसका परिच्छेद कांस्टेंट है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया? एक समान। तो किसी भी एक समान परिच्छेद, एक समान प्रतिरोध वाली तार में, ठीक है, अगर उसके विभव पतन की गणना की जाए, पोटेंशियल ड्रॉप की गणना की जाए, वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा उसकी लंबाई के बराबर होता है। किसकी लंबाई के? तार की लंबाई के। जल्दी से इसका इतनी चीजें नोट करो, फिर इस पे ही मिटा करके मैं आगे की चीजें बता रहा हूं आपको। चलिए, तो यहां पर ये चीज हमें क्या बताती है? तार की विभव प्रवणता, तार की, नहीं एक मिनट, तार में, इसको इस तरीके से लिखिए, तार में विभव पतन मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, तार में विभव पतन पोटेंशियल ड्रॉप तार की प्रति, या फिर बोलिए तार की लंबाई पर निर्भर करती है या अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसका प्रिंसिपल है। और इसके साथ में एक नोट और लिख सकते हैं, एक बात और लिख सकते हैं कि जो विभव प्रवणता होती है वो तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को
दर्शाता है, पोटेंशियल ड्रॉप को दर्शाता है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल कंप्लीट। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को आपने खुद से लिख लेना है। मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, इसको आपको खुद से लिख लेना है। चलिए, आई होप नोट डाउन कर लिया हो। ठीक है, तो इसको रिमूव करके एक फिगर मैं आपके सामने बनाता हूं। सबसे पहले आप कहेंगे इसमें एक समान लंबाई और एक समान व्यास का प्रतिरोध तार होता है AB। इसका सिरा A एक बैटरी से जुड़ा होता है। ठीक है, और इस बैटरी के दूसरे सिरे से, पॉजिटिव वाले एंड से तो क्या होगा, इसका A सिरा जुड़ा होगा। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव एंड होगा वो एक स्विच होगा, यहाँ पर कुंजी होगी। ठीक है, और एक धारा नियंत्रक यानी कि रियोस्टेट होगा, उससे जुड़ा होगा, और वो जाकर के B पर जुड़ जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जो बातें मैं बना रहा हूं साथ साथ और जो बातें मैं बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है, एक तो ये परिपथ हो गया, इसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। द्वितीयक सर्किट जो है यहां से शुरू होता है। इसमें एक बैटरी लगी होती है, एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक जॉकी लगी होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया द्वितीयक परिपथ। तो दो परिपथ होते हैं, इस तरीके से ये डिजाइंड होते हैं। बस इतनी सी चीजें आपको इसमें क्या करनी है, इतनी सी चीजें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, चलिए अब इसकी वर्किंग सुन लीजिए। वर्किंग में क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, अभी तो स्विच ऑफ है ना, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। ये वाला प्राथमिक सर्किट जो होगा ये पूरा हो जाएगा। इसमें आपको कहीं पर भी अगर आप इस जॉकी को रखेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन से हो पाएगा, यानी कि विक्षेप मिल पाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली वही काम करना है। यहां से जॉकी को उठाना है, इस पूरी लाइन पर लेकर जाना है, जहां पर ये विक्षेप शून्य हो जाए वो वाला पॉइंट को नोट कर लेना है भाई। इतना सा काम करना है। ठीक है, वो वाले पॉइंट को नोट कर लेना है। तो ये हो गई आपकी वर्किंग। जैसे ही आप लंबाई L को नोट डाउन कर लेंगे, जैसे ही आप लंबाई L को नोट डाउन कर लेंगे, वर्किंग यानी कार्यविधि, अक्सर पूछी नहीं जाती कार्यविधि, लेकिन जैसे ही आप, इसमें दो चीजें जो पूछी जाएंगी वो मैंने बता दी है, इसका सिद्धांत और इसकी जो संरचना है, इसका परिपथ आरेख। ठीक, इसके बाद इसके उपयोग को पूछा जाता है, यूजेस को पूछा जाता है, इसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम विद्युत वाहक बल की गणना कर लेंगे। वो होगा E = KL। ठीक है, तो ये K जो होगा ये तो हमारा विभव प्रवणता है। ठीक है, और L क्या है, L ये लंबाई है जो कि हमने यहां से नोट डाउन करी है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद इसका पॉइंट आता है कि किस तरीके से हम इसकी सुग्राहिता जो है बढ़ा सकते हैं। सुग्राहिता एक टर्म आता है, सेंसिटिविटी। आपसे एग्जामिनर जो है इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो है किस तरीके से बढ़ाई जाए इसकी पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, सेंसिटिविटी मतलब ज्यादा सही मान निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, दो तीन काम हम इसमें कर सकते हैं। K का मान न्यूनतम रखने की कोशिश करते हैं। K का मान न्यूनतम रखने से हमारा E की जो एक्यूरेसी सुग्राहिता है वो बढ़ जाएगी, ये K की वैल्यू। ठीक है, तो जो विभव प्रवणता है उसका मान हम न्यूनतम रखने से जो सुग्राहिता है पोटेंशियोमीटर की उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है K जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई के। तो तार की लंबाई ज्यादा ले लो, इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पर जो है हम ज्यादा लंबाई का तार ले रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, हम ज्यादा लंबाई का तार इसीलिए ले रहे हैं ताकि जो सुग्राहिता है वो बढ़ाई जा सके। समझ रहे हो? तो हमने क्या करना है, K की वैल्यू कम करनी है। K की वैल्यू कम करने के लिए L की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक लंबाई का तार यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं,
जब यहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, ध्यान से सुनना, जब यहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, मतलब आपने प्रैक्टिकल करा, जैसे ही आपको शून्य विक्षेप बिंदु मिला आपने उसे नोट डाउन कर लिया लंबाई को, ठीक है। जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, एक्चुअल में उसमें हो रहा क्या होता है, उसमें यहां पर शून्य विक्षेप आ गया, मतलब यहां से होकर कोई धारा प्रवाहित हो रही है नहीं, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में हम क्या बोलेंगे, जो द्वितीयक परिपथ है, जो सेकेंडरी सर्किट है, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसीलिए जो ये वाला सेल है, इसीलिए जो ये वाला सेल है, या फिर इसीलिए जो द्वितीय परिपथ में जो सेल है, अगर इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब कि ये सेल खुले परिपथ में होता है। खुला परिपथ और बंद परिपथ बताया था ना, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो अगर इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये ओपन सर्किट में है, खुले परिपथ में है। खुले परिपथ में होने का फायदा ये होता है कि जो ईएमएफ होता है सेल का, वो हम एक्यूरेटली नोट डाउन कर सकते हैं। जब वो क्लोज सर्किट में होता है, आप जानते हैं कि वहां पे टर्मिनल रेजिस्टेंस आ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। याद आ रही है सारी चीजें, हमने बात करी है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से उसके विभव में गिरावट आ जाती है, उसको टर्मिनल, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। खैर, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, अपने वापस टॉपिक पर। इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अक्सर एग्जाम में, वो पूछे गए हैं इसके उपयोग को लेकर के। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विभव मापी के उपयोग, विभव मापी के उपयोग। यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो भाई, अगर पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आया तो जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन आएगा पीछे उसके सिद्धांत, उसके परिपथ आरेख से, और दूसरा क्वेश्चन आएगा उसके उपयोग से। इसके क्या क्या उपयोग है पहले आपसे डिस्कस करते हैं। हम इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दो काम हम इससे कर सकते हैं। देखो भाई, एक बात सुनो मेरी, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनो कि जब हम कोई सेल लाते हैं ना मार्केट से, जब कोई सेल लाते हैं बाजार से, ठीक है, तो सेल के ऊपर लिखा रहता है 6 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो 1.5 वोल्ट, अभी आपको ईएमएफ और वोल्टेज में कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन होता होगा ये ईएमएफ क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ ईएमएफ 1.5 वोल्ट तो ये क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज 1.5 वोल्ट तो ये क्या है, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। इस बात को समझो, जब आप मार्केट से कोई सेल लाते हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। ये क्या चीज है, ये इस सेल का ईएमएफ है या वोल्टेज है, तो ये इस सेल का ईएमएफ होगा, ये इस सेल का क्या होगा, ईएमएफ होगा। अब जैसे ही आप इस सेल को परिपथ में लगाओगे, जैसे ही आप इस सेल को परिपथ में लगाओगे, इसमें स्विच लगाओगे, है ना, सपोज दैट आप ये सेल लाए और आपने टॉर्च के अंदर डाल दिया। जैसे ही आपने इसको टॉर्च के अंदर डाला, ये 1.5 वोल्ट जो होगा ना, ये 1.5 वोल्ट कुछ कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। उसको कहेंगे इसका टर्मिनल वोल्टेज, उसको कहेंगे इसका टर्मिनल वोल्टेज। जरा बात को समझो, वो 1.2 वोल्ट भी हो सकता है, 1.3 वोल्ट भी हो सकता है, 1.1 वोल्ट भी हो सकता है, पर कुछ कम होगा। पर कुछ क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, कम होगा रेजिस्टेंस के कारण। और ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों, ये होगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो होता है इस सेल के अंदर के पदार्थ के कारण। इस सेल के अंदर कौन सा पदार्थ भरा गया है, कौन सा वैद्युत अपघट्य हम बोलते हैं, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं भाई, वैद्युत अपघट्य। सेल के अंदर देखा ना, काला काला सब्सटेंस भरा होता है, वो क्या करता है, वो सब्सटेंस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बन जाता है।
उस वजह से सेल के विभव में जो है ड्रॉप आ जाता है, जिसको हम उसका टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और ईएमएफ किसको बोलते हैं? जब नया नया सेल आप लाओगे, जब आपने उसको यूज नहीं करा, तो इसको हम और अलग तरीके से क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं जब सेल खुले परिपथ में है, ओपन सर्किट में है, और जब सेल बंद परिपथ में है तो उसका जो विभवांतर होता है उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। देखो ये बेसिक क्वेश्चन जो है ये आपसे इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में बन सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से सेल का एक ईएमएफ जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो हम विभव मापी के दो उपयोग देखते हैं, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सिंपली एक काम करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना। कुछ नहीं करना, जो हमने बेसिक सर्किट बनाया था ना वही करना है। ए बी तार, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ए बी तार लिया, ठीक है, यहां पर एक बैटरी लगाई, ठीक है, एक स्विच लगाया, एक रियोस्टेट लगाया, ठीक है, और ये स्विच लगाया, ये बैटरी लगाई, ठीक है। और इसके ए पॉइंट से अब की बार दो सर्किट बनेंगे, दो सेल जिनके की हमको ईएमएफ की तुलना करनी है, दो सेल जिनके ईएमएफ की हमको क्या करनी है? तुलना करनी है। उनको हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है भाई, उनको हम यहां पर लगाएंगे। फिर वही गैल्वेनोमीटर हो गया और जॉकी हो गया। समझ में आ गया? परिपथ आरेख में कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दोबारा से बनाता हूं, ये चीज तो हमने पहले पढ़ी है ना, ये वाली चीज तो हमने पहले पढ़ी है। यहां पर बस क्या कर देना है, हम क्या कर रहे हैं? दो सेलों के ईएमएफ को अनुपात कर रहे हैं। तो यहां से आपने क्या करना है? दो सेल लेने हैं, दो सेल लेने हैं, और हर एक सेल पर अपनी एक अलग स्विच लगा देना है, और उसके बाद फिर वही गैल्वेनोमीटर जोड़ देना है और जॉकी जोड़ देना है। ऐसे सिंपल सा काम करना है, ठीक है। परिपथ आरेख समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। यहां पर ये वाला सेल E1 हो गया सपोज, और ये वाला E2 हो गया, ये स्विच K1 हो गया, ये K2 हो गया, ठीक है। किस तरीके से काम करेंगे जरा देखो, समझो इसकी वर्किंग को। फिर इसके बाद इसकी वर्किंग भी पूछी जाती है तो वर्किंग इसकी समझा देना। सबसे पहले क्या करते हैं? जो प्राइमरी सर्किट है उसका स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते साथ ही ये वाला जो परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी ये एक बंद परिपथ बन जाता है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्विच K1 को ऑन करते हैं और K2 को ऑफ रखते हैं। समझ में आ गई बात? K1 को ऑन करते हैं, K2 को ऑफ करते हैं। इससे पहले आप K1 K2 को ऑन करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उस प्रोसीजर को आप इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले हम K1 K2 को बारी बारी चेक करते हैं, जॉकी लगा के देखते हैं इसमें विक्षेप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा परिपथ सही है। इसके बाद हम मेन काम करते हैं, सबसे पहले स्विच K1 को ऑन करते हैं, ऑन। अब देखो यहां पर ना आपको लिखना कैसे है? K1 को ऑन आप बोलेंगे कुंजी यानी स्विच, हिंदी में थोड़ा सा को बंद, मतलब ऑन हो गया, ये समझ रहे हो। अगर मैं लिखूंगा कुंजी K1 को बंद करते हैं मतलब स्विच ऑन हो गया है, ठीक है, तो बंद करते हैं, और K2 को खुला रखते हैं। K2 को खुला रखा हुआ मतलब वो स्विच क्या है? ऑफ है। और K2 को खुला मतलब K2 को ऑफ रखना है। तो जब ये वाला स्विच ऑन होगा तो भाई धारा यहां से ऐसे जाकर के प्रवाहित होगी, है ना। फिर हम वही गैल्वेनोमीटर की जॉकी चेक करके इधर 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 टच करेंगे, जहां पर शून्य विक्षेप आएगा, सपोज वो L डिस्टेंस पर यहां पर शून्य विक्षेप हमको मिला, यहां से दूरी नाप लेनी है L, तो हमको अभी E1 का मिला। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? KL1। पीछे देखा था ना जो EMF होता है वो क्या होता है? E इज इक्वल टू KL। तो यहाँ पर E1 है तो KL1 हो जाएगा भाई फर्स्ट वाले के लिए। इस सेल का EMF जो है वो आ गया KL1। अब ऐसा ही सेम काम आप करोगे E2 के लिए। ये तो पार्ट 1 हो गया। इसमें पार्ट 2 में आप क्या करोगे भाई? आपकी बार आप K1 को खुला रखोगे मतलब K1 को ऑफ रखोगे, और K2 को बंद मतलब K2 को ऑन कर दोगे। तो ये वाला स्विच अब की बार क्या हो गया? ये वाला ऑफ हो गया, और ये वाला स्विच जो है ये ऑन हो गया। अब की बार हमको फिर से वही काम करना है, ठीक है। जिस भी लेंथ पर अब की बार फिर हमने टच करा
ये जॉकी को लेकर के गए, ठीक है, फिर दूसरे डिस्टेंस पर हमको शून्य विक्षेप मिला, सपोज वो L2 था, तो यहां पर E2 इज इक्वल टू हो जाएगा KL2। बहुत सिंपल काम है, आप इसको करके देखना तो आपको पता लगेगा कितना इजी है, ठीक है। अभी सुनने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक। अब हमको क्या करना है भाई, ईएमएफ की तुलना करनी है, तो कर लो इनकी तुलना कर लीजिए। अब परिपथ को मिटा रहा हूं, आई होप आपने बना लिया हो। चलो, तो इनकी तुलना कर दीजिए अब। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल आउट, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, दो सेलों की ईएमएफ की तुलना करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके। ये हो गया इसका फर्स्ट यूज। अब सपोज यहां से क्या फायदा होगा, यहां से अगर या तो हमको E1 या E2 पता हो, L1 और L2 तो हम निकाल लेंगे, प्रैक्टिकल से ज्ञात कर लेंगे। तो अगर सपोज E2 पता है तो E1 निकल जाएगा आराम से, E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू E2, और अगर E1 पता है तो E2 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, दो सेलों की ईएमएफ की तुलना करके अगर दोनों में से किसी एक का ईएमएफ पता है तो दूसरे का ईएमएफ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस विधि से। समझ में आ गई बात, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसका आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, ठीक है बच्चों। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, सेकंड वाले को सिमिलर है। अगर आपको यहां तक की चीजें समझ में आई है तो आंतरिक प्रतिरोध भी इजीली समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में डिस्कस कर लूंगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई डियर स्टूडेंट्स वो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन भी किया होगा। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।